पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार का प्रसारण आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो से। आइए सुनते हैं समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष श्री संजीव लवानिया का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है इस रेडियो के माध्यम से परिचर्चा में, शैक्षणिक परिचर्चा में। मैं संजीव कुमार लवानिया, सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र समाज कार्य। आज आपके साथ जो मैं परिचर्चा करने वाला हूँ वो है समुदाय। समुदाय के जो विभिन्न पहलू हैं उनको आज हम समझेंगे। यह समाजशास्त्र के अंतर्गत जो आधारभूत शब्द हैं, मान्यताएं हैं, बेसिक अजम्पशंस हैं, उनके अंतर्गत आता है। समुदाय सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय आदि। लेकिन समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में नहीं किया गया है। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर आदि नगरों के अपने अपने निश्चित भौगोलिक प्रदेश हैं, निश्चित क्षेत्र हैं, जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्यतः स्थायी रूप से निवास करता है। कोई भी गांव, प्रांत और देश भी अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन यापन करते हैं, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने सभी सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं। व्यक्ति किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल, क्लब या अन्य किसी समूह का सदस्य अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है, लेकिन समुदाय में तो व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। व्यक्ति के जीवन के सभी क्रियाकलाप, सभी गतिविधियां समुदाय में ही होते हैं। इसलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र कहा गया है। यह एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता, बल्कि जिसका समय के साथ स्वतः ही विकास होता है। एक समुदाय के लोगों में एक दूसरे के निकट रहने और सामान्य जीवन में भागीदारी होने के कारण हम की भावना यानी जो वी फीलिंग या सामुदायिक भावना यानी कम्युनिटी सेंटिमेंट या कम्युनिटी फीलिंग पाई जाती है। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं एवं नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं। जहाँ तक समुदाय का अर्थ और परिभाषा को समझने की बात है तो इसका सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे। जैसे इसका इंग्लिश जो वर्ड है वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे पहला कॉम है COM, दूसरा म्यूनिस है MUNIS। तो इसमें कॉम का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो टूगेदर है यानी एक साथ, साथ साथ, और म्यूनिस का मतलब है सेवा करना या साथ साथ रहना या उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो इन शब्दों के आधार पर समुदाय का अभिप्राय साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। अन्य शब्दों में कहें तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर एक साथ रहते हैं और किसी एक अन्य उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य के लिए एकत्रित रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यही व्यतीत होता है। समुदाय को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर डेविस लिखते हैं कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। इस परिभाषा में जो गौर करने की बात है वो ये है कि इसमें 3 तत्व हैं यानी 3 एलिमेंट्स हैं। उनमें पहला एलिमेंट है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। देन जो सेकंड वन है, इसमें जो दूसरा जो एलिमेंट है वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया। और तीसरा इसका जो एलिमेंट है वो है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश, यानी किसी एक पहलू के लिए नहीं, एक उद्देश्य के लिए नहीं, यानी सभी जो जीवन का सबका जो सरोकार होता है इन सामान्य चीज़ों से वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इस तरह से इसमें 3 एलिमेंट प्रोफेसर डेविस ने बताए हैं। उसी तरह समाजशास्त्री बोगार्ड्स ने भी लिखा है कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है
जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। इसको भी थोड़ा सा अगर हम समझें तो बोगार्ड्स जो जो जोर दे रहे हैं, जिस बात को एम्फेसिस कर रहे हैं, वो है हम की भावना, यानी फीलिंग ऑफ वी फीलिंग, यानी हम की भावना। जिन लोगों के बीच में हम की भावना मिलती है वहाँ हम कह सकते हैं एक समुदाय है। और साथ में इसके साथ एक और चीज़ उन्होंने जोड़ दी है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो जब दो चीज़ें आ जाती हैं तब एक समुदाय बन जाता है। उसी तरह हम देखते हैं जॉर्ज लुंडबर्ग, ये भी एक समाजशास्त्री हैं, वो लिखते हैं एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है, समुदाय कहलाता है। यानी बहुत ही इसमें उन्होंने दिया है जनसंख्या माने एक ग्रुप ऑफ पीपल है, भौगोलिक क्षेत्र है। तीसरा यानी जो इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, उसको भी इन्होंने रेखांकित किया है। मैकाय और पेज जो समाजशास्त्री वो लिखते हैं जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। तो हमने समझा जो निकल के इसमें आता है वो यही था कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना और सामान्य उद्देश्य, यानी जिसका सबका सबसे सरोकार है, ऐसे सामान्य उद्देश्य इसमें समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ऑर्गवन और नेमकॉम्फ लिखते हैं कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इसी प्रकार हम जो परिभाषाओं से निकाल पाते हैं कि जो इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, यानी जो एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिटी को बनाते हैं, तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो वो ये है, इस प्रकार हैं कि नंबर 1 व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना न तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रमुख आधार है। दूसरा जो आता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। इसके अंदर प्रत्येक समुदाय के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसीलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों से अपनत्व की भावना पनपती है। वे समूह विशेष को अपना समूह समझते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से अति आवश्यक है। तीसरा जो इसका जो आधार है, बेस है, वो है सामुदायिक भावना, यानी कम्युनिटी फीलिंग। ये कम्युनिटी फीलिंग हम की भावना से उत्पन्न होती है, जिसको हम की भावना के नाम से भी जानते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अतिरिक्त सामुदायिक भावना का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सामुदायिक भावना का अभिप्राय हम सब एक हैं, जब समुदाय हमारा है, ये अन्य समुदायों से भिन्न है, इसके सुख दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं, हम सब दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं, आदि से है। सामान्यतः प्रत्येक समुदाय अन्य समुदायों के संदर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह सामुदायिक भावना नहीं पनपती तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता है। जब कुछ लोग लंबे समय से इकट्ठे साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, सामूहिक हितों के प्रति जागरूक रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं, तो उनमें सामुदायिक भावना का पनपना स्वाभाविक है। सामुदायिक भावना के अंतर्गत प्रमुख 3 बातें जो पाई जाती हैं, उनमें हम की भावना की अभिव्यक्ति, जैसे कि कहा हमने, योगदान या दायित्व निर्वहन की भावना, और नंबर 3 जो निर्भरता की भावना है, ये मूल रूप से देखने को मिलती है। जहाँ तक समुदाय की विशेषताओं की बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, वो इस प्रकार हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्वतः विकास, यानी जो अपने आप से जिसका विकास होता है। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयासों द्वारा नहीं किया जाता, इसका तो समय के बीतने के साथ स्वतः ही विकास होता है। जब कुछ लोग किसी स्थान पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। इस प्रकार की भावना के विकसित होने पर वह समूह समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी जो स्पॉन्टेनियस जो नेचर है वो कम्युनिटी में देखने को मिलता है। स्थायीपन, इसका स्थायीपन से आशय ये है, यानी जो परमानेंट है, इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से होता है। किसी भी स्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह, जो
या खानाबदोश झुंड को समुदाय नहीं माना जाता, क्योंकि इनके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है। समुदाय एक ही स्थान पर बना रहता है जब तक कि भूकंप, तूफान, बाढ़ या युद्ध के कारण वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। अतः हम स्पष्ट कह सकते हैं कौन सा समुदाय किस भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है। इसका कारण समुदाय के साथ स्थायित्व के तत्व का जुड़ा होना है। इसीलिए उसमें जो परमानेंसी है वो होना अति आवश्यक है समुदाय के संदर्भ में। तीसरा जो आता है, इसका एक सिंबल होता है, यानी इसका विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उससे बनाए रखने में योग देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ विशेष इतिहास जुड़ा होता है जो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। जैसे दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिनमें नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है, तो उसे विशिष्टता भी प्रदान करता है। चौथा जो इसका कारण है मूर्तता, यानी इसको देखा जा सकता है। समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन मनुष्यों के रूप में इसे अनुभव किया जा सकता है। पांचवा इसका व्यापक उद्देश्य, यानी कुछ विशिष्ट उद्देश्य नहीं होते, बहुत व्यापक उद्देश्य होते हैं। जो जन सामान्य के जो उद्देश्य होते हैं वो सारे उद्देश्य समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता, यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संस्थाएं आदि सभी आते हैं, तो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान देते हैं। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों एवं समूहों के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। छठवां इसका उद्देश्य सामान्य जीवन, यानी प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्योहार, संस्कार आदि होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी तरह की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इस दृष्टि से समुदाय समानताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। एक सामान्य नियम व्यवस्था भी रहती है हर समाज में। ये सातवां इसका एक लक्षण है। गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के द्वारा सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहार में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदाय जैसे ग्राम समुदाय, जनजाति समुदाय में विशेषतः पाया जाता है, जहाँ अनौपचारिक साधनों या अलिखित नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। इसका आठवां जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो लक्षण है, विशेषता है, वो है आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी सेल्फ रिलायंस। ये जो आत्मनिर्भरता है समुदाय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका अभिप्राय यह है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों या छोटे समुदायों में पाई जा सकती है, आज के बड़े समुदायों में नहीं। आज तो छोटे समुदायों जैसे ग्रामों तक को अन्य ग्रामीण या नगरीय समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः किसी समय आत्मनिर्भरता समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, लेकिन अब इसका महत्व कम हो गया है। अब तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक समुदाय को कम या अधिक मात्रा में साधारणतः अन्य समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि आज भौतिक दृष्टि से तो समुदाय आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर अवश्य हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलू समुदाय में आ जाते हैं। एक और इनकी विशेषता है वह अनिवार्य सदस्यता, कंपल्सरी मेंबरशिप। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उसके साथ अंतः क्रिया करता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अर्थात समुदाय में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने में उसमें अपने समुदायों के प्रति एक लगाव का भाव पैदा हो जाता है। वर्तमान समय में भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ जाने से लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि सामान्यतः
प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। जहाँ तक टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की बात है या समुदाय के प्रकार की बात है, तो इस तरह से हैं कि नंबर 1 जैसे हम देखते हैं ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय मानव आवास का एक रूप है जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं लघु आकार, कम जनसंख्या, जीवन यापन के लोगों की प्रकृति पर निर्भरता, कृषि मुख्य व्यवसाय है, संबंधों की घनिष्ठता, आत्मीयता, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, निवासियों में सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता, सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, धर्म प्रथा रूढ़ियों का अधिक प्रभाव, पारिवारिक जीवन में अधिक महत्व एवं संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन सामुदायिक भवन की प्रगाढ़ता को दर्शाते हैं। हमारे देश के सभी गांव ग्रामीण समुदाय के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरे, जब हम सामुदायिक प्रकार की बात करते हैं तो नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय के विपरीत विशेषताओं वाले क्षेत्र होते हैं। नगरीय समुदायों की प्रमुख विशेषताएं बड़ा आकार होता है, जनसंख्या की बहुलता होती है, जनसंख्या की विभिन्नता होती है, जो व्यवसायों की भी बहुलता और विभिन्नता होती है, कृषि में स्थायीपन पर व्यवसाय के द्वारा ही लोगों का जीवन यापन होता है, घर एवं परिवार का महत्व ग्रामीण समुदायों की अपेक्षा कम होता है, छोटे परिवारों की बहुलता होती है, द्वैतिक संबंधों की प्रधानता होती है यानी द्वितीयक संबंधों की कृत्रिमता होती है, व्यक्तिवाद होता है, गतिशीलता बहुत ज़्यादा होती है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की प्रचुरता ज़्यादा होती है। भारत के बड़े बड़े नगर ही इसका उदाहरण है। तीसरा जो हम बात करते हैं इनके प्रकारों में लघु समुदाय। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। उनका कथन है कि मानव समाज का लगभग 3/4 भाग इस प्रकार के समुदायों में निवास करता है। ये समुदाय मानव के स्थायी निवास बनाकर रहने के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं दी हैं। वो ऐसे हैं कि लघु समुदाय का आकार छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। नंबर 2, लघु समुदाय विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली को व्यक्त करते हैं जिसके आधार पर एक लघु समुदाय को दूसरे से भिन्न रूप में पहचाना जा सकता है। तीसरा, लघु समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं। उनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है। चौथा, जहाँ तक बात करते हैं प्रकारों की, एक जनजातीय समुदाय को भी लेते हैं। जैसे सामान्यतः हम जनजातीय समुदाय उसे कहते हैं जिनमें आदिवासी, आदिम जाति या जनजाति के लोग निवास करते हैं। एक जनजातीय समाज में रहने वाले व्यक्ति सामान्यतः एक भाषा बोलते हैं। उनकी अपनी एक विशेष संस्कृति होती है जो अपने समूह को दूसरे समूह से अलग करती है। जनजातीय समुदाय की अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता होती है। ये एक प्रकार का बंद समाज होता है। इसमें सामाजिक समानता पाई जाती है तथा नातेदारी का महत्व अधिक होता है। इसमें धर्म एवं जादू को भी अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें परिवार का भी अधिक महत्व होता है और गतिशीलता का तो अभाव होता ही है एवं स्थिरता प्रबलता से होती है। दक्षिणी राजस्थान में अनेक गांव ऐसे हैं जहाँ कोई एक ही जनजाति या 3 जनजातियों का एक ही समुदाय में रहती हैं। उसी तरह से जो इसके प्रकार की बात करें, क्षेत्र के आधार पर भी बात की है। विद्वानों ने क्षेत्र या प्रदेश की व्याख्या उसकी प्रकृति के आधार पर की है। एक क्षेत्र में लक्षणों की समरूपता होती है और वो अपने लक्षणों के द्वारा दूसरे क्षेत्रों से भिन्न रूप में पहचाना जाता है। क्षेत्र या प्रदेश में भौतिक लक्षणों की ही समरूपता नहीं बल्कि उसमें सांस्कृतिक लक्षण या आर्थिक व्यवसायों में भी समरूपता पाई जाती है। सारांश में हम एक बात कह सकते हैं कि भौतिक तत्वों की समरूपता पाई जाती है, उसकी विशिष्ट स्थिति होती है, उसके लक्षण एक जैसे होते हैं, उनमें समान विचार एवं समान रूपता पाई जाती है, ये परिवर्तनशील होते हैं। इनकी व्याख्या वर्ग सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। भाषाई क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के उदाहरण हैं। जहाँ तक हमने प्रकारों को समझा, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ, जहाँ तक चर्चा की बात है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कुछ संबंधित शब्द ऐसे हैं, क्या वो समुदाय हैं? अक्सर कर ये आपके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जब आप अपना दिमाग चलाते हैं तो ये निश्चित रूप से प्रश्न आना चाहिए क्या जाति एक समुदाय है? तो इसको जब हम समझते हैं तो जाति में समुदाय की विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में जाति भी व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही इसमें अपने सदस्यों के प्रति कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट नाम भी होता है। जाति किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर नहीं बल्कि अपने सदस्यों के सामान्य हितों को लेकर कार्य करती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जाति के अपने कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जिनके द्वारा सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर कुछ लोग जाति को एक समुदाय मानते हैं, लेकिन समुदाय के एक प्रमुख आधार निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का जाति में पूर्णतः अभाव पाया जाता है। समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है, लेकिन जाति का क्षेत्र विशेष के साथ संबंध नहीं होता है।
एक जाति के लोग विभिन्न क्षेत्रों में फैले होते हैं। इसके अतिरिक्त एक जाति अनेक उपजातियों में विभाजित होती है और ऐसी स्थिति में सामुदायिक भावना जाति के लिए केंद्रित न होकर उपजातियों में विभाजित हो जाती है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जाति को समुदाय नहीं माना जा सकता। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर भी जाति को एक समुदाय नहीं मानते। उसी तरह एक और प्रश्न आता है कि क्या जेल एक समुदाय है? तो जब जेल पर हम नज़र डालते हैं तो जेल व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही इसकी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। इन आधारों पर मैकाइवर और पेज जेल को समुदाय तो मानते हैं। इन्होंने जेल को इस कारण भी समुदाय माना है कि इसका अपना ही कार्य क्षेत्र है, यद्यपि अन्य समुदाय की तुलना में यह सीमित है। उन्होंने बताया कार्य क्षेत्र का सीमित होना समुदाय विशेष की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन हम मैकाइवर तथा पेज के जेल के एक समुदाय मानने के मत से पूर्णतः असहमत हैं। जेल में सब समुदाय की अनेक विशेषताएं नहीं पाई जाती, तो इस समुदाय कैसे माना जा सकता है? जैसे जेल के कैदियों में हम की भावना, जेल के प्रति लगाव या त्याग की भावना का अभाव पाया जाता है। जेल में सभी सामान्य जीवन में भागीदारी नहीं करते हैं। अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसे जेल में एक विशेष श्रेणी में कैदी में रखा जाता है। प्रत्येक श्रेणी की कैदियों के अन्य श्रेणियों के कैदियों से भिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी दशा में जेल के सामान्य जीवन का क्षेत्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तीसरी बात करें तो व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में अव्यक्त प्राप्ति नहीं हो कर सकते हैं। नंबर 14 जेल का स्वतः विकास नहीं होता है। नंबर 5 जेल में समुदाय के समान स्थायी तत्व का अभाव पाया जाता है। तो इस कारण हम जेल को एक समुदाय नहीं कह सकते। हाँ, कुछ मात्रा में जरूर समुदाय के कुछ तत्व मिलते हैं। ऐसे हम बात करते हैं क्या पड़ोस एक समुदाय है? ये पड़ोस पर जब हम निगाह डालते हैं तो आदिम समाजों में पड़ोस में समुदाय की विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ गाँवों में पड़ोस आज भी समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अब ऐसे समुदायों की संख्या बहुत कम है। पहले पड़ोस एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले व्यक्तियों का एक समूह या जिसमें सामुदायिक भावना थी, परंतु आज के आधुनिक जटिल नगरी के समाजों में पड़ोस को निम्न कारणों से समुदाय नहीं माना जा सकता। पड़ोस सामान्यताओं का क्षेत्र नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में लोग अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं हैं। नंबर 3 आजकल तो पड़ोस का स्वतः विकास भी नहीं होता। नंबर 4 यहाँ नियमों की कोई सामान्य व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पड़ोस में कुछ मात्रा में पड़ोस समुदाय है, लेकिन आज के इस मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्निज्म के टाइम में पड़ोस पूरी तरह से पड़ोस समुदाय नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज समुदाय के विभिन्न पहलुओं को समझा, समुदाय का कॉन्सेप्ट समझा, उसका डेफिनेशन को समझा, उसकी टाइप्स को समझा और समुदाय से जुड़े हुए कुछ जो शब्द आते हैं रोजाना के हमारे बोलचाल में उनको भी समझा। तो इस तरह से आज आपने ये चीज़ें समझी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहेगे लक्ष्य हमारा है, बहेगे लक्ष्य हमारा।